हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने सेकेंड क्लास में हैं। 2025 का पेपर करने वाले हैं इकोनोमेट्रिक्स में। और क्लास 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द वेज रेट पर मंथ इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, यानी वेज रेट अगर आपका 5 आ रहा है इसका मतलब वो 5000 है। फॉर 50 एम्प्लॉयज, 20 मेल्स एंड 20 फीमेल्स वॉज रिग्रेस्ड ऑन एजुकेशन इन ईयर्स, जिसमें से 25 मेल है और 25 फीमेल है और उसको रिग्रेस किया गया एजुकेशन पे, एक्सपीरियंस पे, एज पे और डमी वेरिएबल विच टेक्स, मतलब ये चैप्टर 6 का क्वेश्चन है। डमी वेरिएबल विच टेक्स द वैल्यू 1 फॉर मेल एंड 0 अदरवाइज। ये सारा कुछ आप लिख लो अच्छे से नोटबुक में, क्योंकि बार बार स्क्रीन पे आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वेज आई इज इक्वल टू, ठीक है, इस मॉडल को हम लोग लिखेंगे अभी। और पूछा क्या है इसमें 1 और 2 है, ठीक है। डू वेजेस ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज डिफर स्टैटिस्टिकली, डमी वेरिएबल्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। जब भी देखना होता है कि मेल और फीमेल का डिफरेंस है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग डमी का कोफिशिएंट चेक करते हैं, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो वही करेंगे। तो सबसे पहले मॉडल को लिखेंगे हम लोग और उसको चेक करेंगे। हाउ विल द एस्टिमेट ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट चेंज इफ अनदर रिसर्चर डिफाइंस अ डमी वेरिएबल विच टेक्स द वैल्यू 1 फॉर फीमेल एंड 0 अदरवाइज। मतलब एक्सचेंज कर दिया, 1 फीमेल के लिए कर दिया और 0 अदरवाइज कर दिया। तो ये तो रहेगा ही बच्चे, एक्सचेंज का होता रहेगा। मतलब ये सब डमी वेरिएबल के लिए 3-4 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है डमी वेरिएबल में। आप लिख लो पहले तो कि दो ग्रुप में डिफरेंस है या नहीं, इसके लिए हम लोग डमी का कोफिशिएंट क्या स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट चेक करते हैं, उसके लिए टी टेस्ट लगाते हैं। पहला हो लिख लिया आपने। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ रेफरेंस लेवल, जो 1 था अब उसको 0 बनाना है, जो 0 था उसको 1 बनाना है। तीसरा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, लाइक पैरेलल, कोइंसिडेंट, ये सब मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। ये सब पैरेलल, कोइंसिडेंट और क्या है, डिसिमिलर, इन सब के बारे में लिखना होता है, ठीक है। चौथा, इंट्रैक्शन डमी के बारे में आता है, एंड व्हाट इज डमी वेरिएबल ट्रैप, इन सब के बारे में आता है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल फर्स्ट पार्ट में हमें डमी का कोफिशिएंट चेक करना है और एक्सचेंज करना है रेफरेंस लेवल को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मॉडल सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 4th का। वेज आई इज इक्वल टू 648 प्लस 132 एजुकेशन आई प्लस 38.0 एक्सपीरियंस आई माइनस 5.83 एज आई माइनस 488 डी आई। सबका स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है 383, और पैरेंथेसिस में जो भी दिया रहता है वो सब स्टैंडर्ड एरर ही होते हैं। 383, 31.7, 13, 7.69, 147, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.457। पूछा था कि दोनों के बीच में डिफरेंस है या नहीं, तो उसके लिए हमें इस कोफिशिएंट को चेक करना पड़ेगा, ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट 4 का ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। 4 के फर्स्ट पार्ट में है डू वेजेस ऑफ मेल एंड फीमेल। तो इसको अगर हम लोग बीटा नॉट हैट, बीटा 1 हैट, बीटा 2 हैट, बीटा 3 हैट, तो इसको मान लेंगे बीटा 4 हैट। तो एच नॉट में क्या डालेंगे बताओ, बीटा 4 इज इक्वल टू 0। एच ए में डाल देंगे बीटा 4 हैट नहीं ना, यहाँ पे तो पॉपुलेशन का डालते हैं, इज नॉट इक्वल टू 0। 2 टेल टेस्ट है। अब टी निकालेंगे, टी कैलकुलेटर निकालेंगे तो आपको पता है 488 माइनस 0, ये वाली 0 यहाँ डाल देते हैं, नीचे स्टैंडर्ड एरर 147, ये लगभग आ गया 3.3197। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इंटरमीडिएट कैलकुलेशन को नहीं करना है, तो इतना ही रखना है, ठीक है। इसको राउंड ऑफ मत कर देना। अब एट अल्फा इज इक्वल टू, जब कुछ नहीं दिया होता तो हम स्टैंडर्ड लेते हैं 0.05। न्यू कितना हो जाएगा, 50 एम्प्लॉयज थे, 25 मेल 25 फीमेल, तो 50 में से, और यहाँ पे कोफिशिएंट कितने 1 2 3 4 5, तो 5 माइनस कर देंगे, दिस इज 45। जब हम टी क्रिटिकल देखेंगे 0.05 और कितने पे 45 पे, तो दिस इज 2.021। अगर आपके टेबल में 2 टेल और सिंगल टेल होगा तो ध्यान से देखना, 2 टेल में
तो पूरा था 0.05, तो इधर वैल्यू कितनी आ गई बताओ। टू टेल में देखना होता है तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं ना। एक मिनट, ये टू टेल था तो इसको तो डिवाइड किया ही नहीं। एक मिनट, pen is not working, just a minute. हाँ, तो टू टेल होता है तो किसको करते हैं, 0.05 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.025। फिर उसको देखेंगे हम लोग 45 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के सामने 40, तो फिर ये आ गया 0.021। तो ये कितना आ गया टी, नथिंग इज वर्किंग, जस्ट वेट। अच्छा ठीक है, बाई टू कर दिए तो ये आ गया 2 पॉइंट, तो दिस इज 2.021, दिस इज -2.021। टी कैलकुलेटेड आ गया 3.31, तो ये तो ज़्यादा ही आ गया ना 3.31। सो एच नॉट इज रिजेक्टेड। आपको एक लाइन लिखना, वो आपको पता है, सिंस आवर कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल टी वैल्यू सो इट लाइज इन द रिजेक्शन रीजन, हेंस एच नॉट इज रिजेक्टेड। और एच नॉट रिजेक्ट होने का मतलब है कि बीटा 4 इज नॉट इक्वल टू 0। So beta 4 is not equal to 0, hence dummy is significant. Dummy variable is significant. और significant है तो इसका मतलब क्या हो गया, so hence the two groups differ. मेल और फीमेल का जो ग्रुप है, टू ग्रुप्स डिफर। ठीक है, यही पूछा था ना। उसके बाद से बेस और ये सब चेंज करने को बोला था। किसको चेंज करने को बोला था, बेस लेवल को, यही था ना क्वेश्चन। देखना जरा, 1 फॉर फीमेल, और पहले क्या लिया हुआ था, पहले लिया हुआ था 1 फॉर मेल एंड 0 अदरवाइज। तो हम मेल और फीमेल दोनों के लिए मॉडल निकालेंगे और फिर डिसाइड करेंगे, इजी है। पुट d इज इक्वल टू 1, पहले किसके लिए था, 1 मेल के लिए था। इस वाले मॉडल में d इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये सारा आ जाएगा, देख रहे हो। तो फर्क पड़ेगा, तो d इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो बाकी सब तो सेम कॉपी होगा, और इन दोनों में ना एक रिलेशनशिप आ जाएगा 648 माइनस 488। समझ में आ रही है बात। तो उसको पुट करने जा रहे हैं, तो वेज ये लिखना जरूरी होता है, उसी से आइडिया लगेगा ना आपको। 648 प्लस 132 एजुकेशन आई प्लस 38 एक्सपीरियंस माइनस 5.83 एज टी और प्लस 488। तो ये जो है वो 648 और प्लस 488 कितना हो जाएगा, 648 और जिनको आइडिया होगा वो तो डायरेक्टली कर लेंगे, उन्हें पता है कि क्या करना है बेस चेंज करने के लिए। ये 1136 आ गया, या ऐसे लिख देते ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 648 प्लस 488। अब ये इंटरसेप्ट हो गया, 1136 भी आप लिख सकते हो, इसको लिख देते हैं 1136। एजुकेशन आई प्लस 38 एक्सपीरियंस माइनस 5.83 एज आई है ये। अब फीमेल के लिए लिख रहे हैं, तो फीमेल के लिए आपको पुट करना है d इज इक्वल टू 0। तो इसमें तो झंझट ही नहीं है, सीधा d इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये कोफिशिएंट गायब ही हो जाएगा। तो फीमेल के लिए बन जाएगा वेज i इज इक्वल टू 648, बाकी सब सेम 132 एजुकेशन i प्लस 38 एक्सपीरियंस
आई माइनस 5.83 एज आई। तो अब आप मॉडल में देख रहे हो, अब हमें करना क्या है, तो हमें उल्टा करना है। डी इज इक्वल टू 1 मेल के लिए था ना, अब हमें उल्टा करना है। नाउ वी हैव टू मेक डी इज इक्वल टू 1 फॉर फीमेल। फीमेल के लिए 1 बनाना है, तो जब डी में 1 डालेंगे तो इतना आना चाहिए, और 0 बनाना है किसके लिए, मेल के लिए, तो मेल के लिए इतना आना चाहिए। तो देखो मॉडल का जो इंटरसेप्ट है ना वो बदल जाएगा। अब हमारा बनेगा वेज आई इज इक्वल टू 1136 लिख दिया, आपको समझ में आ रहा है 1136 लिखा हुआ है मैंने। 132 एजुकेशन आई प्लस 38 एक्सपीरियंस, क्योंकि मेल के लिए 0 है, माइनस 5.83 एज आई, और प्लस नहीं, अब देखो फीमेल के लिए तो कम हो रहा है ना, 648 हो रहा है, कितना कम है, 488 कम है, तो माइनस कर देंगे 488 डी आई। तो जिन बच्चों ने प्रैक्टिस किया हुआ है उनको तो आइडिया होगा कि भाई हम इंटरसेप्ट में चेंज कर देते हैं, और कोफिशिएंट डमी का क्या हो जाता है, ऑपोजिट साइन का। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो किया है चाहे नहीं किया है, आप दोनों के लिए लिख करके फिर ये लिखोगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा मॉडल। आप यहाँ पर लिख देना कि डी आई इज इक्वल टू 1 फॉर फीमेल एंड 0 फॉर मेल। देखो ना, जैसे ही 0 डालोगे ये पूरा मेल वाले से मैच कर जाएगा, मेल वाला पूरा एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, और यहाँ पे 1 डालोगे तो फिर इस दोनों के इफेक्ट से ये फीमेल वाला 648 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं 4 का सेकेंड पार्ट। क्या है सेकेंड पार्ट में, देखें। हाउ वुड यू री स्पेसिफाई द मॉडल टू एडिशनली इंक्लूड द फॉलोइंग इन द रिग्रेशन अबव। द जेंडर सेंसिटिव इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन वेजेस, मतलब जेंडर सेंसिटिव इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन वेजेस, जेंडर और किसका, एजुकेशन का, दोनों का देखना है। तो एक इंट्रैक्शन डमी लाएंगे जो कि जेंडर और एजुकेशन दोनों के लिए होगा। हाउ विल यू टेस्ट द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेंसिटिविटी, तो फिर उसके लिए टी टेस्ट लगाएंगे। तो सेकेंड का ए पार्ट पहले करते हैं। सेकेंड के ए पार्ट में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, मॉडल हमारा हो जाएगा वेज इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एजुकेशन आई प्लस बीटा 2 एक्सपीरियंस आई प्लस बीटा 3 एज आई प्लस बीटा 4 डी आई, एक और इसमें ऐड कर देंगे बीटा 5 एजुकेशन जेंडर बेस्ड एजुकेशन प्लस यू आई, और चेक करना है तो वही एच नॉट बीटा 5 इज इक्वल टू 0, एच ए बीटा 5 इज नॉट इक्वल टू 0। आपको पूरा ये थियोरी लिखना है, ठीक है। कि वी विल रन द रिग्रेशन, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ बीटा 5, देन वी विल फाइंड कैलकुलेटेड टी, सारा कुछ लिखना है जो भी आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। तो ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन गया। समझ में आ गई बात। अब इसका बी, किसका बी, तो क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड का बी, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ना नंबरिंग लिखना। 4 के सेकंड का बी, बिलीव दैट an increase in age from 25 to 26 years will have more impact on wages। मतलब अगर यंगस्टर है 25 से 26 साल की बात हो रही है तो उसका ज़्यादा होगा, क्या इम्पैक्ट होगा वेजेस का, इफ़ द एज इंक्रीज फ्रॉम 50 टू 51। तो जो नए लोग होते हैं, यंग पीपल होते हैं, उनका अगर 1 साल बढ़ता है तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा काउंट होता है, क्योंकि वो आज के टेक्नोलॉजी से लैस होंगे ना, आज की टेक्नोलॉजी उनके पास होगी, आज का एनर्जी होगा उनके पास, एनर्जी लेवल उनकी हमेशा ज़्यादा होती है। अब वही बोल रहे हैं कि अगर एज इंक्रीज फ्रॉम 50 टू 51, तो अब 50 साल का बंदा है तो वो तो थोड़ा थका हारा होगा ना, थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड पे होगा, उसको उतनी ज़्यादा आज के हिसाब से अपडेट भी नहीं किया होगा अपने आप को। तो अगर वो 50 से 51 हो रहा है तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है वेजेस पे, क्योंकि वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है ना डेवलपमेंट ऑफ द जो भी फर्म है, उस फर्म के डेवलपमेंट में 50 साल के आदमी का ज़्यादा योगदान होगा या 25 साल का। तो ये देखा जा रहा है इस मॉडल में कि ये टेक्नोलॉजी पे बेस्ड मॉडल है, ये एज के हिसाब से देखा जा रहा है। तो 25 से अगर 26 हो रहा है तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, वेज में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन 50 से 51 में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है।
व्हाट साइन डू यू एक्सपेक्ट फॉर दिस कोफिशिएंट। अब इसके लिए कौन सा तुम वेरिएबल इसमें ऐड करोगे। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये लोग कहना चाह रहे हैं कि शुरुआत में ज़्यादा इम्पैक्ट है, मतलब अगर ये 25 साल वाला बंदा है, 26 साल वाला बंदा है, तो इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है, और बाद में 50 और 51, 50 और 51 इनके बीच में गैप बहुत कम है, इतना ही सा छोटू सा गैप है, यहाँ गैप ज़्यादा है। तो ये इस टाइप का मॉडल आप बना सकते हो, या फिर क्वाड्रेटिक भी बना सकते हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा एज स्क्वायर। तो वी कैन इंक्लूड, यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या है बताओ, लेस देन जीरो डिक्रीजिंग ग्राफ है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे कम होता चला जा रहा है। लेकिन एफ डबल डैश एक्स क्या है, वो पॉजिटिव है ना, कॉन्वेक्स है। एफ डबल डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है। तो वी कैन ऐड बीटा 6 एज स्क्वायर, we can add beta 6 age square and beta 6 will be negative। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और ये भी चीज़ उसमें ऐड हो जाएगा कि भाई ज़्यादा एज पे इंक्रीमेंट, एज बढ़ने से उतना इफेक्ट नहीं आ रहा है वेज पे, यानी इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट वाली बात हो रही है, इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट ए बी, थर्ड पार्ट ये रहा। Suppose the researcher hypothesizes that the original model is bound to suffer from heteroscedasticity। अच्छा, ओरिजिनल मॉडल में heteroscedasticity आ गया, and conducts White test with squares and cross product। The value of the test statistic turn out to be, White test में जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज होता है, क्या यूज होता है, काई स्क्वायर यूज होता है, उसकी वैल्यू आ गई है 23.789। व्हाट वुड यू कंक्लूड दैट रिसर्चर्स क्लेम इज करेक्ट। तो क्या हेट्रोसेडास्टिसिटी है। सपोज इट इज पोस्टुलेटेड दैट सिग्मा आई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर रूट अंडर एक्सपीरियंस। हाउ इज द प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोसेडास्टिसिटी करेक्टेड। तो देखो प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोसेडास्टिसिटी तो मैंने बताया हुआ है कि अगर सिग्मा आई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर ऑफ रूट अंडर एक्सपीरियंस, ठीक है। इसको करते हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, सपोज इट इज पोस्टुलेटेड वाला सेकंड पार्ट है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। तो वाइट टेस्ट ये लोग कर रहे हैं, और स्टैटिस्टिक मतलब काई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, कैलकुलेटेड काई स्क्वायर इज 23.789। तो हमें पूरा वाइट टेस्ट को ना पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। वाइट टेस्ट के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ा हुआ है, दिस इज थर्ड पार्ट। पूरा लिखेंगे एस्टिमेट पूरा लिखेंगे, एस्टिमेट रिग्रेशन कोफिशिएंट बाय ओएलएस मेथड। पूरा जो मैंने मेथड लिखवाया हुआ है वो पूरा लिखेंगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट बाय एस्टिमेटेड मेथड। वाई आई इज इक्वल टू क्या है हमारा, वाई आई इज इक्वल टू क्या है, मॉडल में दिया हुआ है ना, वाई आई इज इक्वल टू 648 प्लस 132 एजुकेशन आई प्लस 38.0 एक्सपीरियंस आई माइनस 5.83 एज आई प्लस, नहीं प्लस था 488 डी आई, ये था वेज आई, है ना। तो इसका पूरा रिग्रेशन रन कराएंगे, और इसके रिग्रेशन रन कराने के बाद हम लोग ऑब्टेन ई आई, उसके से दूसरा स्टेप है, we then run the regression, run the auxiliary equation, auxiliary regression। कौन सा, तो भाई ई आई स्क्वायर को रिग्रेस कराएंगे 648 प्लस 132, मतलब इसको छोड़ दो कि यही कोफिशिएंट आएगा, कोई ज़रूरी थोड़ी है। A1 प्लस A2 एजुकेशन आई ऑक्सिलरी है, प्लस A3 एक्सपीरियंस आई प्लस A4 एज आई प्लस A5 डी आई। अब सबका क्रॉस भी करेंगे और सबका स्क्वायर भी करेंगे।
A6 एजुकेशन स्क्वायर, A7 एक्सपीरियंस स्क्वायर, A8 एज स्क्वायर प्लस A9 एजुकेशन इंटू एक्सपीरियंस प्लस A10 एजुकेशन इंटू एज प्लस A11 एक्सपीरियंस इंटू एज। और भी कोई है क्या? एजुकेशन एज का हो गया, एक्सपीरियंस एज का हो गया, और एजुकेशन एक्सपीरियंस भी हो गया है, सब तो हो ही गया है। अब DI, इसमें जब हम लोग रन कराते हैं ना तो डमी को नहीं लेते, डमी को सबके साथ नहीं कराएंगे, डमी अलग वेरिएबल है, वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में नहीं आता है। तो ये आ गया और यहाँ पर एक आ जाएगा UI। इसका फिर हम लोग R स्क्वायर निकालेंगे, वी ऑब्टेन R स्क्वायर। उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में हम लोग H0 मानते हैं कि हेट्रोसिडास्टिसिटी के लिए H0 मानते हैं नो हेट्रोसिडास्टिसिटी, और HA में क्या मानते हैं? यस हेट्रोसिडास्टिसिटी। अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं N इंटू R स्क्वायर, जो कि काई स्क्वायर के बराबर होता है K-1। वो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 23 पॉइंट, आप लोग वहाँ देखो, हम यहाँ देखते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में 23.789। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे थ्योरेटिकल काई स्क्वायर क्रिटिकल वैल्यू। काई स्क्वायर क्रिटिकल वैल्यू जब निकालनी है तो अल्फा कितना हो जाएगा? 0.05 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, और न्यू कितना हो जाएगा? तो न्यू हो जाएगा K-1। अब हम लोग निकालेंगे काई स्क्वायर की वैल्यू K-1। के कितना आ गया? अब देखो तो इसमें क्रॉस में काउंट करो तो टोटल आ गया A11 आ गया, A11 आ गया, तो A11 यानी कि 11 - 1 यानी कि 10। अब काई स्क्वायर देखेंगे हम लोग 0.05 और 10 पे देखेंगे। ठीक है, 10 पे देखेंगे तो लगभग समथिंग आएगा 17। अभी मेरे पास है नहीं वैल्यू, समथिंग 17 पॉइंट समथिंग या कुछ 16.92 कुछ ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो कुछ 16 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हमारा वैल्यू तो काफ़ी बड़ा है, 23.789, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। सो H0 इज रिजेक्टेड, H0 रिजेक्ट हो गया। और H0 में हमने माना क्या था? नो हेट्रोसिडास्टिसिटी। सो यस there is problem of heterosidasticity, there is problem of heterosidasticity। अब दूसरे में था, दूसरे में दिया हुआ है हम लोगों को कि डिपेंडेंट है। सपोज इट इज पोस्टुलेटेड दैट, नाउ सपोज, ध्यान से देखना, ये मैंने GLS कराया हुआ है आपको चैप्टर 9 में, तो वो पूरा वहीं से कर देना, रूट अंडर एक्सपीरियंस आई। मतलब ये किसी एक वेरिएबल के रूट के बराबर है, रूट के प्रोपोर्शनल है, तो सिग्मा आई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एक्स आई। ऐसे वाला हम लोगों को सिचुएशन देखना है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? आपने WLS वेटेड लीस्ट स्क्वायर पढ़ा हुआ है चैप्टर 9 में, चैप्टर 9 में जो पढ़ा हुआ है ना WLS वेटेड लीस्ट स्क्वायर, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर प्रोपोर्शनल टू XI है तो हम लोग रूट XI से डिवाइड करते थे, क्योंकि वेरिएंस इज प्रोपोर्शनल टू रूट XI ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू XI टू द पावर 1/4, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर XI। तो हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड किससे कर देंगे? डिवाइड विथ रूट अंडर रूट XI। तो फिर ये प्रॉब्लम जो है वो हमारा, और फिर GLS उस पर लगा देंगे, WLS हो जाएगा वेटेड लीस्ट स्क्वायर लगा देंगे, तो फिर हमारा प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगा। उसी तरीके से आपको पूरा बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर के साथ पूरा लिख करके समझाना है। ठीक है, ये आराम से हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं होती। जो होता है हम उसके अंडर रूट से क्या करते हैं ताकि स्क्वायर करने पे, एक्सपेक्टेंसी करने पे बाहर निकल करके कैंसिल हो जाएगा एंड द प्रॉब्लम विल बी रिमूव्ड। तो आप एक बार चैप्टर 9 का जरूर देख लें, करेक्शन वाला मेथड, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ही काउंट किया जाएगा।
जो 4 का थर्ड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 5 में है to decide the best family restaurant in a city, a regression model is used to explain the gross sales volume of various restaurants as a function of different descriptors of the location of that restaurant. He consider the following regression original. regression 1 ये रहा पूरा, ठीक है, regression 1 ये रहा। अब regression 2 कहाँ है? नेक्स्ट पेज पे है। सपोज द मॉडल इज रीएस्टिमेटेड बाय एडिंग अनदर वेरिएबल ए। अच्छा, अभी फर्स्ट मॉडल में कुछ पूछ दिया, y इज इक्वल टू ग्रॉस सेल वॉल्यूम, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव रेस्टोरेंट। अच्छा, कोई रेस्टोरेंट चलेगा, ये किस पर डिपेंड करता है कि ये कॉम्पिटिटिव रेस्टोरेंट उस एरिया में और कितने हैं नियर बाई। p इज इक्वल टू पॉपुलेशन नियर बाई, उसके पास पॉपुलेशन कितनी है। अब मान लो हम जंगल में जाकर के खोल दें, वहाँ कोई आता ही नहीं है, तो फिर वहाँ एक भी कस्टमर आएगा नहीं आएगा। तो पॉपुलेटेड एरिया में खोलते हैं हम लोग। I इज इक्वल टू द एवरेज हाउस होल्ड इनकम नियर बाई, मतलब आसपास के लोगों का इनकम कितना है। अगर वहाँ के लोगों का इनकम कम है और हम खोल दे 5 स्टार होटल, कोई आएगा ही नहीं, पड़ा पड़ा रह जाएगा, तो वहाँ पे उसी एवरेज टाइप का खोलना पड़ेगा। सपोज द मॉडल इज रीएस्टिमेटेड बाय एडिंग अनदर वेरिएबल ए, वेयर ए इज इक्वल टू द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द रेस्टोरेंट्स एड्रेस। अच्छा, उसके पिन कोड का लास्ट 2 डिजिट है। कंसिडर द मॉडिफाइड रिग्रेशन गिवन बिलो। ठीक है, रिग्रेशन 2 आ गया और AI है वही लास्ट, मान लो पिन कोड का लास्ट 2 डिजिट है AI में, दिख रहा है आपको सेकंड मॉडल, इस AI की बात कर रहे हैं। ये आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर दिया जो पिन कोड से रिलेटेड है, और YI क्या था हमारा, ग्रॉस सेल वॉल्यूम। अब ग्रॉस सेल वॉल्यूम का पिन कोड से कोई रिलेशन है? मुझे तो नहीं लग रहा। बाकी सारी चीज़ें तो लॉजिकल लग रही है भाई, नंबर ऑफ रेस्टोरेंट, पॉपुलेशन, इनकम, ये सब तो ठीक लग रहा है। पिन कोड से उसका क्या लेना देना है? डू यू सस्पेक्ट अ स्पेसिफिकेशन एरर इन द रिग्रेशन टू अबव? व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच एन एरर? तो फर्स्ट पार्ट में बच्चे आपको लिखना है स्पेसिफिकेशन एरर है, ये ओवर स्पेसिफिकेशन एरर है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। हमने एक इररिलेवेंट वेरिएबल को क्या कर दिया है, इसमें ऐड कर दिया है। इररिलेवेंट वेरिएबल को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे ये चैप्टर 7 में मैंने पढ़ा है, तो वो आपको लिखना है। क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का ये कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है। तो यहां पर है ओवर स्पेसिफिकेशन। ओवर स्पेसिफिकेशन तो एडिंग इररिलेवेंट वेरिएबल, क्योंकि पिन कोड से इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आप चैप्टर 7 से रेफर करो। मैंने कहा ना, हर चैप्टर से थ्योरी पूछते हैं। देखो चैप्टर 8 से मल्टीकोलिनियरिटी में भी पूछा था, चैप्टर 9 से रेमेडियल मेजर अभी लास्ट क्वेश्चन में पूछा था, ये रीस्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉडल से पूछ लिया है। तो फर्स्ट का तो हमने लिख दिया, डू यू सस्पेक्ट स्पेसिफिकेशन एरर, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में, कैरी आउट द रामसे रीसेट टेस्ट टू चेक फॉर द लाइक्लीहुड स्पेसिफिकेशन एरर इन रिग्रेशन 2 if researcher decide to return regression 2 with squares and cubes of yi as additional regression and obtain r square is use a 10% level of significance, state your conclusion clearly। सेकेंड में पूरा रामसे टेस्ट के बारे में लिखना है, रामसे टेस्ट के बारे में पूरा लिखना है। राम से रीसेट टेस्ट, यहाँ देखो इसमें क्या करना है, इन्होंने कहा है कि कैरी आउट द रामसे रीसेट टेस्ट टू चेक फॉर द लाइक्लीहुड स्पेसिफिकेशन एरर इन रिग्रेशन 2। रिग्रेशन 2 में क्या एरर है? इफ द रिसर्चर डिसाइड्स टू रिटर्न रिग्रेशन 2 विथ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स इन एडिशनल रिग्रेशन, मतलब दो मॉडल की बात हो रही है। एक है रिग्रेशन 2, ठीक है, रिग्रेशन 2 में है yi in regression 2 if the researcher decides to regression 2 with, अच्छा रिग्रेशन 2 में क्या एरर है अगर वो एडिशनली इसके साथ आ रहा है, तो फिर हम रिग्रेशन 1 लेंगे ना जिसमें कोई एरर नहीं है। रुक जाओ, तो यहाँ पर हम रिग्रेशन 1 लेंगे और रिग्रेशन 2 को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके डालेंगे। तो रिग्रेशन 1 में कितनी चीज़ें थी, yi इज इक्वल टू 1 पॉइंट जो भी था 102.192 माइनस 9075 ni प्लस 0.3547 pi प्लस 1.288 ii। तो इसका r स्क्वायर था
0.618, ठीक है। अब इन्होंने मॉडल 2 ले लिया, रिग्रेशन 2 ले लिया, वाई आई हैट इज इक्वल टू, सब कुछ वही रहा, 12192 माइनस 9075 एन आई प्लस 0.360, थोड़ा थोड़ा बदल गया ना, 98125, जो भी है समझ ही रहे हो आप, पी टी प्लस 1.301 आई टी प्लस 58.017 ए आई, और प्लस में इन्होंने बोला है किसका किसका लिया है, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ वाई आई। तो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ वाई आई, तो ये हो गया बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, बीटा 5 स्क्वायर्स एंड क्यूब ऑफ वाई आई स्क्वायर प्लस बीटा 6 वाई आई हैट क्यूब लेते आए। अब इसका भी निकालेंगे आर स्क्वायर, इसका आर स्क्वायर इन्होंने दिया हुआ है, एडिशनल रिग्रेसर ऑब्टेन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.785, और अल्फा भी दिया हुआ है 0.1, 10% है। स्टेट योर कंक्लूजन क्लियरली। तो यहाँ देखो, सबसे पहले एच नॉट में हम लोग मानेंगे कि मॉडल 1 इज करेक्टली स्पेसिफाइड, मॉडल 1 इज करेक्टली स्पेसिफाइड, और एच ए में क्या मानेंगे कि रेस्ट्रिक्शंस आर बैड। कौन सा मॉडल रेस्ट्रिक्टेड है, पहला वाला रेस्ट्रिक्टेड है, इसमें कुछ वेरिएबल कम है, एंड दिस इज अनरेस्ट्रिक्टेड। तो इसको हम लोग अनरेस्ट्रिक्टेड जैसा ट्रीट करेंगे और इसको रेस्ट्रिक्टेड जैसा ट्रीट करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो रेस्ट्रिक्शंस आर बैड। अब रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड क्यों लिया है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है एफ कैलकुलेटेड इज इक्वल टू होता है अनरेस्ट्रिक्टेड का स्क्वायर माइनस रेस्ट्रिक्टेड का स्क्वायर, और नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन से डिवाइड कर दिया एम। नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन कितना, यही दोनों तो बस नहीं है उसमें, ठीक है, एम, और नीचे में आ गया 1 माइनस आर यू आर स्क्वायर अपॉन एन माइनस के। तो ये आ गया 0.785 माइनस 0.618, तो नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन 2, और यहाँ पर आ गया 1 माइनस 0.785 अपॉन में 33 माइनस 5, पूरा सॉल्व वॉल्व करके ये आ गया 10.87240। अब एफ क्रिटिकल निकालेंगे बच्चे, एफ क्रिटिकल निकालेंगे तो फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.1, न्यू 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है 2, और न्यू 2 ये है न्यू 1 और ये है न्यू 2, न्यू 2 कितना है 28, तो एफ क्रिटिकल कितना है बताओ 2.5। देख लिया हम लोगों ने टेबल से, एफ क्रिटिकल इज 2.5, हमारा कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है 10 पॉइंट समथिंग समथिंग, सो एच नॉट इज रिजेक्टेड, एच नॉट रिजेक्ट आ रहा है, हेंस restrictions are bad, इसका मतलब है मॉडल 1 is correctly specified, मॉडल 1 is correctly specified, मतलब इनकम का स्क्वायर और ये सब ऐड करके नहीं लाना है हमें, पहले वाला मॉडल ही सही है, ठीक है। फिर इसमें थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, सपोज एवरेज हाउस होल्ड इनकम इज नॉट मेजर्ड करेक्टली। अच्छा, मैंने आपको क्वेश्चन तो दिखलाया ही नहीं, खुद ही पढ़े चले जा रहे हैं। 2 हो गया, अब से थर्ड पार्ट इधर आ जाओ। सपोज एवरेज हाउस होल्ड इनकम आई इज नॉट मेजर्ड करेक्टली, what are the consequences? Now if the gross cell volume y is incorrectly measured, then what are the consequences? अब दोनों ही incorrectly measure हो रहा है, दोनों ही इनकरेक्टली मेजर हो रहा है बच्चे, तो इसका भी मैंने पढ़ाया हुआ है, दोनों ही इनकरेक्टली हो रहा है, तो एरर इन एक्सप्लानेटरी वेरिएबल, एरर इन एक्सप्लानेटरी वेरिएबल वर्सेस, ये भी आपको चैप्टर 7 में मिलेगा स्पेसिफिकेशन में, वर्सेस एरर इन एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, मतलब y का एरर वर्सेस x का, दोनों के बीच में कोरिलेशन अराइज हो जाता है, दोनों के बीच में क्या अराइज हो जाता है, कोरिलेशन, और कोरिलेशन की वजह से कैन क्रिएट अ कोरिलेशन बिटवीन द एरर टर्म एंड xi, कोरिलेशन बिटवीन एरर एंड xi
और जो कि बना देगा बायस्ड और इनकंसिस्टेंट, बायस्ड एंड इनकंसिस्टेंट बना देगा किसको, ओएलएस एस्टिमेटर को, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा स्टैंडर्ड एरर। एंड स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज होने से क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल वाइडर होने लगता है, एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होने लगता है, लेस रिलायबल। हाइपोथेसिस टेस्टिंग बिकम्स लेस रिलायबल, ठीक है, जिसकी वजह से मॉडल क्या हो जाता है, लेस प्रिसाइज, मॉडल में थोड़ी सी गिरावट आ जाती है। तो ये सारी बातें होने लगती है। तो ये सारा कुछ आपको चैप्टर 7 से देख करके, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, मतलब अब हर क्वेश्चन में एक पार्ट थ्योरी तो डाल ही रहे हैं। 3 पार्ट में से एक थ्योरी आ रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि 1/3 तो आपका थ्योरी ही भरा पड़ा रहता है। तो 33% से लेकर के 50% तक भी आपके पेपर में थ्योरी हो सकता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फॉलोइंग एंजल कर्व वाज एस्टिमेटेड for people the ABC state where Y denotes expenditure on a commodity and X the total income. The relationship was estimated from 1990 से 2022 तक। तो N कितना हो गया, 22 साल उधर हो गए और 11 साल इधर हो गए, तो 22 10 32 और 31 33 ईयर्स हो गए। YT दिया हुआ है, रिलेशनशिप, स्टैंडर्ड एरर, डी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। इंटरप्रेट एंड इंटरसेप्ट कोफिशिएंट ऑफ द मॉडल, व्हाट इज द क्रिटिकल और थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ इनकम एंड द स्टैट्यूटरी लेवल ऑफ कंजम्पशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है, एंजल एक्सपेंडिचर कर्व। क्वेश्चन नंबर 6, YT इज इक्वल टू 2.8 माइनस कितना था 61/XT, स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है 1.1, 0.02, आर स्क्वायर दिया हुआ है हमें 0.8248, डी दिया हुआ है 0.7243। पहला पार्ट है बच्चे, इंटरप्रेट द कोफिशिएंट ऑफ द मॉडल। तो कोफिशिएंट को हमें इंटरप्रेट कर, कोफिशिएंट को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, तो आपको याद होगा कि अगर हम XT को 0 डाल दें, अगर लिमिट XT टेंड्स टू इन्फिनिटी डाल दो, तो YT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.8 माइनस 6/इन्फिनिटी, जो कि आ जाएगा 2.8। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये चैप्टर 5 में आप जाकर के देख लेना। तो दिस इज योर स्टैटिटी लेवल, ये स्टैटिटी लेवल हो गया मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। इफ इनकम इंक्रीजेज, इसके बारे में आप बोल दोगे कि अगर इनकम इंक्रीज करके कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक भी जा रहा है, तो भी YT जो एक्सपेंडिचर है, एंजल एक्सपेंडिचर कर्व में यही वेरिएबल्स ही होते हैं, तो एक्सपेंडिचर जो है वो फिर भी फिक्स ही रहेगा, 2.8 ही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा इनकम इन्फिनिटी हो रहा है तो एक्सपेंडिचर भी इन्फिनिटी हो जाएगा। इस पर क्लास में एक एग्जाम्पल भी दिया था कि इवन अ बिलियनर हैज़ 10 to 11 कार्स, ऐसा नहीं है कि उसने पूरी कार की फैक्ट्री लगा दी हुई है। तो ये हो गया फर्स्ट 2.8 का एक्सप्लेनेशन। और 6 क्या बता रहा है, हाँ ठीक है, तो स्टैट्यूटरी लेवल क्या है, तो मैक्सिमम अमाउंट अ हाउस होल्ड विल स्पेंड ऑन दिस कमोडिटी इफ वॉट एवर इनकम इज राइजिंग, ठीक है। तो ये आ गया X हमारा। अब है, इन्होंने पूछा था क्रिटिकल और थ्रेशोल्ड इनकम। अब ये 2.8 क्या बता रहा है, कि 2.8 बता रहा है, वो तो बता ही दिया। 6 क्या बता रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, 6 इज जस्ट अ स्लोप, 6 इज जस्ट अ स्लोप जो कि 1/XT को डिटरमाइन करेगा। तो जैसे मान लो XT अगर 1 है, एट XT इज इक्वल टू 1, तो YT फिक्स होगा कितना, 2.8 माइनस 6। स्लोप इज नॉट कांस्टेंट ना, जब इसका आप स्लोप निकालोगे dy/dx करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, -6 तो +6/XT का स्क्वायर, तो dy/dx निकालेंगे, 2.8 का 0 +6/x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 6 जो है वो क्या हो गया, 6 इज x स्क्वायर इंटू dy/dx। तो ये स्लोप को अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 देगा, ठीक है। और कोई इसका ज़्यादा इंटरप्रिटेशन है नहीं 6 का।
और भी कुछ पूछा था ना, थ्रेशोल्ड इनकम शायद। व्हाट इज द क्रिटिकल और थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ इनकम? स्टैट्यूटरी लेवल तो बता दिया। थ्रेशोल्ड इनकम के लिए हम लोग पुट करते हैं फॉर थ्रेशोल्ड इनकम हम लोग पुट कर देंगे y को 0, पुट y इज इक्वल टू 0। तो 2.8 माइनस 6 बाई एक्स इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 बाई 2.8, 2.14। मतलब ये ऐसा इनकम है जिसके ऊपर जो है, जिसके ऊपर परचेज होना शुरू होगा। दिस इज आवर थ्रेशोल्ड इनकम। और बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा बताओ? 2.8 तक ही जाएगा। और ये है 2.14। दिस इज इनकम एंड हेयर इज एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही है बात? तो थ्रेशोल्ड इनकम के बारे में आप लिखोगे इट इज द मिनिमम इनकम आफ्टर विच इफ इनकम इंक्रीजेस देन द पर्सन विल have some positive expenditure, will make some real expenditure. ठीक है, expenditure start after this income level, that is called threshold or critical level. Next है, if the errors obtained in the above regression follow a higher order autoregressive process, then describe a test to check for first order serial correlation. Give the steps of the test in detail. ये भी बच्चे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या लिखना है आपको? सेकेंड में बीजी और एलएम टेस्ट के बारे में लिखना है। बीजी और लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर टेस्ट के बारे में लिखना है, जो कि आपको मिलेगा चैप्टर 10 में ऑटो कोरिलेशन के लिए। ठीक है, ऑटो कोरिलेशन के लिए मिलेगा, तो पूरा वो अच्छे से आपको लिख देना है। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, in a regression model yt is equal to beta 1 plus beta 2 1 by xt ut, what would be the possible remedy to the problem of serial correlation if rho is known? अगर रो known है तो क्या होगा सीरियल कोरिलेशन? तो ये भी बच्चे अप्लाई GLS, जनरल लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये भी मैंने चैप्टर 10 में कराया हुआ है, व्हेन सिग्मा इज नोन। ये आप वहाँ से देख करके कर सकते हो। तो इसमें दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ दिया। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इज जस्ट नॉट हैविंग द वेटेज ऑफ 1/3, तो ग्रेटर देन 1/3 तो ये चला गया है, क्योंकि एक में एक प्रैक्टिकल और 2 थ्योरेटिकल पूछ दिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जरा एक नज़र देखें कि क्या है। टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स सैलरी एंड पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर इन पब्लिक स्कूल, द फॉलोइंग मॉडल वाज सजेस्टेड। y is equal to beta 1 plus beta 2 xi plus ui, where y stands for teacher's salary in rupees and x stands for per student expenditure in rupees. The following data is available. अच्छा, ये तो बहुत मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ये तो प्रैक्टिकल होता है ना, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। y मीन, x मीन, सारा समीशन वगैरह दिया हुआ है, तो इसको आप कहीं पे एक जगह लिख लो, एक जगह लिख लो कि क्या क्या गिवन है। मॉडल क्या है हमारा? ऑब्टेन द एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर्स एंड देयर स्टैंडर्ड एरर। मतलब ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन हो गया। उनका स्टैंडर्ड एरर चैप्टर 3 में है, वैसे स्टैंडर्ड एरर, लेकिन एस्टिमेट करना है, दिया हुआ है। इजी है, किया जाए इसको, बिल्कुल करते हैं। तो हमें गिवन क्या क्या है? तो मॉडल है हमारा वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई। वाई मीन इज इक्वल टू दिया हुआ है 3.09, दिया हुआ है ना। x मीन इज इक्वल टू 9 समेशन स्मॉल एक्स आई वाई आई। स्मॉल आपको पता है और दिया भी है क्वेश्चन में, आप पढ़ लो कि x एंड y आर गिवन इन डेविएशन फॉर्म। स्मॉल x एंड y अपने रिस्पेक्टिव मीन से डेविएशन फॉर्म में है। तो -15.1 समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 116, समेशन ऑफ स्मॉल वाई आई स्क्वायर इज इक्वल टू 227 एन इज इक्वल टू 7। अब आपको पता है चैप्टर 2 से कि बीटा 2 हैट क्या हो जाता है? समेशन स्मॉल एक्स आई वाई आई बाई समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई का स्क्वायर। तो ये दिया ही हुआ है, ये दिया ही हुआ है, डिवाइड कर दो। -15.1 बाई 116 कितना आ गया? -0.1302। और वाई मीन इज इक्वल टू बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट एक्स मीन, क्योंकि सारे SRF PRF जो भी होते हैं सब अपने मीन से पास करते हैं, तो मीन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो वाई मीन की जगह पे ये डाल देंगे 3.09 इज इक्वल टू बीटा 1 हैट, एस्टिमेटर तो निकालना है, बीटा 2 हैट आ चुका है 0.1302, एक्स मीन इज 9, पुट कर दिया, बीटा 1 हैट निकाला 4.2618। ठीक है, ये आ गया।
यही निकालना था ना। और अच्छा स्टैंडर्ड एरर भी निकालना है, तो ध्यान दो, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा टू हैट होता है रूट अंडर सिग्मा हैट स्क्वायर बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर, वेयर सिग्मा हैट स्क्वायर क्या होता है, समेशन ई आई स्क्वायर बाई एन माइनस के। अवेयर देखो कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, समेशन ई आई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कैपिटल वाई आई नहीं स्मॉल वाई आई स्क्वायर माइनस बीटा टू हैट समेशन स्मॉल एक्स आई वाई आई। सब कुछ ये तो हमने निकाल ही लिया है, ये दोनों दिया ही हुआ है, पुट कर दो। तो 227 माइनस माइनस 0.1302 इंटू माइनस 15.1, पूरा सॉल्व होकर के 0.304 आ गया। तो अब सिग्मा हैट स्क्वायर में इसमें ये डाल देंगे समेशन ये वाला, तो 0.304, एन कितना है 7 दिया हुआ था ना, ये देखो ये रहा 7, और के कितना है 1 2 है, तो 7 माइनस 2 कितना हो गया 5 से डिवाइड कर देंगे तो 0.608। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा टू हैट इज इक्वल टू रूट अंडर, न्यूमरेटर में ये चीज़ सेट हो जाएगी 0.608, नीचे में समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई स्क्वायर, ये रहा 116। फॉर्मूला याद रहेगा तब ये वाला क्वेश्चन होगा, नहीं तो आप छोड़ देना। और मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन इजी होता है, क्योंकि बच्चे शुरुआत में जब पढ़ते हैं तो वो लोग याद कर ही लेते हैं। वैसे ही स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट का भी फॉर्मूला होता है रूट अंडर सिग्मा हैट का स्क्वायर 1/n प्लस मीन का स्क्वायर बाई समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। इसका थोड़ा सा बड़ा होता है, ये तो है ही हमारे पास 0.608, 1/n मतलब 1/7 प्लस मीन एक्स मीन कितना था 9 था, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, समेशन एक्स आई स्क्वायर कितना था 116, पूरा सॉल्व करके निकाला तो 0.2261। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। Establish a 95% confidence interval for the slope coefficient। सिर्फ स्लोप के लिए निकालना, इंटरसेप्ट के लिए नहीं। Would you reject the hypothesis that the true slope is 0? ये तो बाद में देखेंगे ना कि इंटरवल के अंदर में 0 लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सेकेंड पार्ट करने चलते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 0.05। कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए हमेशा हम लोग अल्फा को 2 से डिवाइड करते हैं और न्यू देखते हैं, तो t 0.025, और ये कितना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अभी तो निकाला था 7 - 2 5, ये आ गया 2.571। अब यहाँ देखो, तो बीटा 2 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, B2 माइनस टी इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ B2 से लेकर के B2 प्लस टी इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ B2। B2 कितना आया हमारा, बीटा टू हैट को ही तो B2 कहते हैं, माइनस 0.1302। तो बीटा 2 का कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया माइनस 0.1302 माइनस टी कितना आया 2.571 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ B2 कितना है निकाला है हम लोगों ने 0.0229 से लेकर के माइनस 0.1302 और प्लस टी कितना है 2.571 इंटू कितना है दूसरा वाला 0.0229। ठीक है, अब इसको देखना है कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है कि नहीं। ये तो डेफिनेटली नेगेटिव होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब ये पॉजिटिव हो रहा है या नहीं, एक बार ज़रा कैलकुलेटर का हेल्प लेना पड़ेगा मुझे। तो ये है माइनस 0.1302 और प्लस ब्रैकेट में 2.571 इंटू 0.0229, ये आ रहा है, ये भी माइनस में ही आ रहा है बच्चे, माइनस 0.071। यही मुझे चेक करना था, मतलब इनका कुछ ऐसे आ रहा है, ये 0 है तो इधर एक नेगेटिव आएगा जो इधर है, और माइनस 0.07, तो इंटरवल तो यही हुआ, तो 0 इज आउटसाइड द इंटरवल ना। तो इन्होंने पूछा था कि क्या हमारा वुड यू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, तो यस रिजेक्ट ही करना पड़ेगा ना। यस H0 क्या था यहाँ पर जो भी था, ट्रू स्लोप कोफिशिएंट बीटा 2 इज इक्वल टू 0, HA बीटा 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यस H0 इज रिजेक्टेड।
क्यों? क्योंकि 0 तो उस रीजन में लाई ही नहीं किया, हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल सपोर्ट ही नहीं किया, ठीक है, एज 0 इज आउटसाइड कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में ऑब्टेन द मीन फोरकास्ट वैल्यू ऑफ सैलरी। मीन फोरकास्ट वैल्यू ऑफ सैलरी इफ पर स्टूडेंट स्पेंडिंग इज ₹20, पर स्टूडेंट स्पेंडिंग इज ₹20, यानी एक्स की वैल्यू दी हुई है 20, एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 20, ठीक है, ये तो निकाल लेंगे। ऑल्सो एस्टैब्लिश 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू प्रेडिक्टेड मीन वैल्यू ऑफ सैलरी फॉर द गिवन स्पेंडिंग फिगर। मतलब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी निकालना है ट्रू प्रेडिक्टेड वैल्यू के लिए, मतलब दोनों, एक तो ट्रू प्रेडिक्टेड वैल्यू निकालनी है और फिर उसका इंटरवल भी निकालना है। तो यहाँ देखो x इज इक्वल टू 20 है, तो ट्रू प्रेडिक्टेड वैल्यू में मॉडल में डाल देंगे 18 माइनस 0.1302 और फिर x की वैल्यू डाल देंगे, ये आ गया 1.6578। लेकिन कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए फॉर्मूला तैयार करो, फिर जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो हम लोग निकाल लेंगे। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ट्रू के लिए ये आ जाएगा y मीन प्रेडिक्टेड, मीन प्रेडिक्टेड जो अभी हम लोगों ने निकाला है, प्लस माइनस t इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ y मीन प्रेडिक्टेड। तो t तो है हमारे पास, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, स्टैंडर्ड एरर नहीं है। तो स्टैंडर्ड एरर y मीन प्रेडिक्टेड का निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला भी चैप्टर 4 में पढ़ाया हुआ है लास्ट में, सिग्मा हैट 1/n प्लस x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर बाई समेशन xi स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2467 1/7 प्लस 20 माइनस x मीन का होल स्क्वायर बाई समेशन xi स्क्वायर। ये 0.2457 क्या है? तो ये जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड एरर निकाला था ना, उसका है। अब देखो जरा, सब की तो वैल्यू है ही, यहाँ पर 9 पुट कर दो, पुट 9 तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, और पुट x min इज इक्वल टू 9 एंड समेशन xi स्क्वायर इज इक्वल टू 116। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन y प्रेडिक्टेड इज इक्वल टू, पूरा सॉल्व करने के बाद आ गया 0.26866। अब पुट कर दो इस 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर्मूला में, तो 95% CI इज इक्वल टू y मीन प्रेडिक्टेड कितना आया था 1.6578, 1.6578 प्लस माइनस t कितना था 2.571, और स्टैंडर्ड एरर कितना था, तो निकाल लिया हम लोगों ने 0.26866। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे इस कैलकुलेशन को इसके साथ, तो हमारा आ जाएगा 0.967 से लेकर के 2.349 तक। आपको ज़रूर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैंने तो सारे कैलकुलेशंस करके रखे हुए थे पहले से, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, और मैंने समझाया है तो वो भी तो टाइम आपका बचेगा ना। तो ये था टोटल हमारा पेपर, जिसमें 7 क्वेश्चंस थे, और हम लोगों ने पूरे 7 क्वेश्चंस किए हैं। आपको तो 2 क्वेश्चन छोड़ना है बच्चे, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको छोड़ना है, रिमेनिंग 6 में से 4 करना, और पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी, तो आपको 5 ही करने हैं 7 में से, तो टाइम वहाँ पे भी आपका बचने वाला है। तो मैंने तो पढ़ा दिया, मैंने करा दिया पेपर, तो ये तो हो गया। और आपने देखा है कि पेपर में 5 to 10% जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब आपका ये क्लेम रहेगा कि मैम ने पढ़ाया ही नहीं, क्लास में किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया, फिर भी एग्जाम में पूछ दिया, तो पूछेंगे ही बच्चे। इको ऑनर्स से कोई मजाक तो है नहीं, इको ऑनर्स की डिग्री दे रहे हैं वो आपको। अगर सब कुछ NCERT से ही पूछ देता तो सबके 100% नहीं आते उसी टाइप से, तो थोड़ा सा तो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो लोग, ताकि अच्छी क्वालिटी के बच्चे बाहर निकल करके आए, जिनको भी ज़्यादा अच्छा ग्रेड मिला है उनको रियली में अच्छा ग्रेड मिला होगा। तो ये तो हमारा पेपर था। लास्ट एडवाइस मेरी यही होगी, आपने देख लिया कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी अच्छा खासा पूछता है, तो आप अपना थ्योरी भी तैयार कर सकते हो। जिन बच्चों के न्यूमेरिकल में हाथ पांव फूलते हैं कि फॉर्मूला नहीं याद रहता, मैम समेशन में लगता है कि पता नहीं गलत निकाला या सही निकाला, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, तो वो बच्चे थ्योरी का हेल्प ले सकते हैं,
ठीक है, जिन बच्चों ने सिर्फ एक बार कॉर्टेक्स पढ़ा है वो भी थ्योरी का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वो न्यूमेरिकल ट्राई करो, न्यूमेरिकल करना चाहिए क्योंकि उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं न्यूमेरिकल में। थ्योरी में टीचर कितना भी चेक करेगा ना 5 में से 4 बिठा देगा, लेकिन न्यूमेरिकल में 5 में से 5 ही देने पड़ेंगे। 6 मार्क्स का है तो 6 मार्क्स अगर आपने लिखा है तो पूरे 6 मार्क्स ही आपको मिलेंगे। इसलिए हम लोग तो आपको सजेस्ट करेंगे कि न्यूमेरिकल करो, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं कुछ पढ़ा है या नहीं जिनका कॉन्फिडेंस आता है वो कम से कम थ्योरी भी तो याद कर लो ताकि आप पास कर जाओ। तो ये कॉर्टेक्स इतना टफ नहीं है, लेंदी है, लेंदी होने की वजह से टफ है, और लेंदी है तो इसको स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए। फिर भी चलो, अब एग्जाम के जस्ट पहले इतना ज़्यादा लेक्चर अच्छा नहीं लगता है, तो अब तो हमारा ये पेपर हो गया। तो अब बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड बाय 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 बाय।